सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए ही क्यों, आम जनता के लिए क्यों नहीं? कि भारत सरकार कही थी कि किसान की आय 2 गुना हो जाएगा, तो क्या लगता है कि आय 2 गुना हो गया है? भारत में 2 संगठन है, एक कम्युनिस्ट और एक आरएसएस। अब इस दोनों को किस तरह देखते हैं? तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि जनता ने कम्युनिस्टों की बजाय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को ज्यादा स्वीकार किया है। परसेप्शन ये भी है कि कम्युनिस्ट जो है वो मजदूर वर्ग के लिए, छात्रों के लिए, किसानों के लिए बहुत लड़ाई करते हैं, लेकिन मुद्दे आप अच्छे लेके उतरते हैं, उसके बावजूद जनता आपको स्वीकार नहीं कर रही है। जब आप राजनीतिक रूप से जाते हैं उनके पास, तो जनता आपको स्वीकार नहीं कर रही है, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी हो सकती है, जिसको आप स्वयं सुधार सकते हो। इसको मुझे लगता है कोई दूसरा संगठन नहीं सुधार सकता है। ये हमने प्रधानमंत्री चुना है कि पुजारी चुना है? कभी ये मंदिर, कभी वो मंदिर, कभी डबरू बजाते नजर आते हैं, कभी पूजा करते नजर आते हैं। हिंदू को हिंदू के तरीके से क्यों नहीं देखते? हम हिंदू को सेक्युलर, ये हमारा दृष्टिकोण था ही नहीं। सेक्युलर क्या है ये सब? ये मुझे लगता है फर्जी के शब्द है। आंखों में बड़े सपने लिए, देश और समाज के लिए कुछ कर गुजरने के लिए संकल्पित, लेखन और भाषण कला के लिए भारत सरकार द्वारा पुरस्कृत आज के हमारे मेहमान हैं आशीष जी। नमस्कार, मैं रोहित कुमार और आप देख रहे हैं भारत संवाद। आज के हमारे युवा संवाद कार्यक्रम में आशीष जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद रोहित जी। आशीष जी, मध्य प्रदेश की जो सरकार है वहाँ के सरकारी कर्मचारियों के लिए पहले 2 बच्चों की नीति थी, अब 3 बच्चे की नीति को लेकर के आई है। इस पर आपके क्या विचार है? रोहित जी, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। रोहित जी, मैं इस प्रश्न में आने से पहले थोड़ा आपको एक बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ। भारत में एक समिति बनी है, कमेटी है, प्रधानमंत्री जी की आर्थिक सलाहकार परिषद, ठीक है। तो इसके जो चेयरमैन थे स्वर्गीय विवेक देवरॉय जी, तो उनके नेतृत्व में एक रिपोर्ट जारी की गई थी, दस्तावेज, पेपर डॉक्यूमेंट जारी किया गया था, जिसमें उन्होंने 1950 से लेकर वर्ष 2015 तक भारत में जनसंख्या की प्रवृत्ति पर अध्ययन किया। और इसमें उन्होंने पाया कि भारत की जो हिंदू जनसंख्या है 1950 से लेकर 2015 के बीच में, उसमें लगभग 7.4% के आसपास कमी हुई, जबकि जो मुस्लिम आबादी है उसमें लगभग 48% जो है वृद्धि हुई, 48.3% के आसपास है लगभग। तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं जो आबादी है, हिंदुओं की आबादी है, वो बहुत तेजी से डिक्लाइन हो रही है, बहुत तेजी से गिरावट हो रही है, जबकि मुस्लिम आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है। साथ ही साथ क्रिश्चियन आबादी भी बढ़ रही है। इसमें बहुत से फैक्टर हो सकते हैं, जैसे लव जिहाद का एक फैक्टर हो सकता है, और जो धर्मांतरण का है, ये सब चीजें हो सकती है। अब बात आती है मध्य प्रदेश की, जो आपने पूछा। तो मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह की सरकार ने 2 बच्चों की नीति सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू की थी, और अब उसको माननीय मोहन जी की सरकार ने उसको हटा के 3 बच्चों की नीति लागू की है। मुझे लगता है ये वहां पे जो जनसंख्या समृद्धि दर है उसको एक स्थिर दिशा में ले जाना, एक पॉजिटिव दिशा में ले जाना, क्योंकि आपको पता है भारत इस समय विश्व का सबसे युवा देश है। आप देखोगे इटली है, जर्मनी है, यहाँ पे नकारात्मक जनसंख्या समृद्धि दर चल रही है, जो वहां के लिए खतरे की निशानी है। आप यहाँ तक कि चीन में देखिए, वहां की सरकार ने हम दो हमारा एक जो नीति थी उसको बदल के उन्होंने हम दो हमारे दो की नीति पे आने लग गए, जबकि उनकी भी आबादी काफी ज्यादा है, 150 करोड़ के आसपास है। तो भारत में ये मध्य प्रदेश सरकार की जो ये निर्णय है, मुझे लगता है ये बहुत सही है, और ये कहीं ना कहीं उस आबादी को कार्यशील पूंजी में बदलने में बहुत सहायक होगी। सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए ही क्यों, आम जनता के लिए क्यों नहीं? देखिए, सरकारी कर्मचारी, आम जनता के लिए कोई उसमें निषेध नहीं था पहले भी, ठीक है, आम जनता के लिए उसमें अभी भी कोई निषेध नहीं है, लेकिन सरकारी कर्मचारी में मुसलमान भी है, नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, मुसलमान है, हिंदू है, सरकार तो किसी के साथ भेदभाव नहीं कर रही है, सरकार तो दोनों के साथ है, सभी के साथ है। सरकार तो पूरी तरह से न्यूट्रल होकर काम करती है, वो ना हिंदू देखती है, ना मुस्लिम देखती है, ना ईसाई देखती है, वो तो सबका साथ, सबका विकास चाहती है और सबका विश्वास चाहती है, उस दिशा में सरकार काम कर रही है। तो इसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है कि ये सिर्फ हिंदू के लिए या मुस्लिम के लिए। बात यह है कि जो मध्य प्रदेश है, वहां का जनसंख्या घनत्व अगर आप देखें तो लगभग 236 के आसपास है। अगर वहां जनसंख्या बढ़ भी जाती है इस नीति के माध्यम से, तो वहां का जो अधिकतम जनसंख्या घनत्व तो जाएगा तो लगभग 275 के आसपास जाएगा, जो कि जर्मनी की जनसंख्या घनत्व जितना है उतना पहुंचेगा। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल काफी बृहद है, आप जानते हैं मध्य प्रदेश भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। तो वहां पे मुझे लगता है कोई आबादी, संसाधनों के बीच में और जनता के बीच में कोई समस्या नहीं आएगी, एक संतुलन बना रहेगा। और ये जो जनसंख्या बढ़ेगी, ये एक मानव संसाधन है जो आगे चल के मध्य प्रदेश और साथ ही साथ देश को आगे ले जाने में कहीं ना कहीं योगदान देगा।
इससे कहीं ऐसा नहीं लगता है कि आम जनता में नाराजगी आ जाएगी कि भाई आप तो सरकारी वाले हैं, 2 से 3 कर सकते हैं, हम 2 के 2 ही रहेंगे? नहीं रोहित जी, क्या है कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो सरकार की जो नीति है वो ऐसी है कि किसी व्यक्ति को अगर कोई सरकारी कर्मचारी है, वो सरकार में है, अभी मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अमुक व्यक्ति है, उसकी विवाह हुआ, उनके 2-4 साल हो गए, उनके 2 बच्चे हैं, ठीक है। अभी आप जानते हैं कि हमारे यहाँ थोड़ा पितृसत्तात्मक व्यवस्था रही है, जिसमें बच्चों की रहता है कि हमारे यहाँ बच्चा लड़का पैदा हो तो ज्यादा हो, हालांकि नकारात्मक चीज है, परंतु ऐसे में अगर उनके यहाँ 3 बच्चा होता है तो वो क्या करते हैं, अपने भाई के नाम से उसका नाम रजिस्टर करवाते हैं, जन्म प्रमाण पत्र में माता पिता के नाम बदलवा देते हैं। तो ये सब अनैतिक जो गतिविधियां थी वो रुकेंगी और एक सकारात्मक पारदर्शी व्यवस्था को आगे बढ़ाया जाएगा। इससे मुझे लगता है इसमें कहीं कोई दिक्कत है। अच्छा आशीष जी, भारत की आज की जो अर्थव्यवस्था है उसे आप किस दिशा में जाते हुए देख रहे हैं, और क्या यह भारत की अर्थव्यवस्था भारत के समग्र विकास का वाहक बन पाएगी? जी, अगर रोहित जी बात करूं भारत की अर्थव्यवस्था की, ये आपका जो प्रश्न है ये दो पार्ट में है। जी। पहले पार्ट को मैं पहले बताना चाहता हूँ। पहला पार्ट ये है कि भारत की अर्थव्यवस्था किस दिशा में जा रही है। तो मैं अगर इसका एक संक्षेप में उत्तर देना चाहूँ तो मैं कहूंगा कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो एक सकारात्मक दिशा में जा रही है। अब इसके पीछे कई साक्ष्य हैं जो इसको साबित करते हैं। पहला साक्ष्य है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने अभी हाल ही में जनवरी में ही अपनी रिपोर्ट अपडेट की है और उन्होंने भारत की जो समृद्धि दर है उसको लगभग 7.3% अनुमानित बताया है, जो पहले 6.6 के आसपास कुछ थी। इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने भारत की जो समृद्धि दर है उसको बढ़ा के बता रहे हैं, यानी ये एक सकारात्मक दिशा में बढ़ रही है। दूसरी चीज, ये कैसे वाहक है, तो वाहक इस तरह से आपने देखा हमारे यहाँ जो अर्थव्यवस्था जो हमारी GDP है वो अभी पहले 5वीं थी, ठीक है, 5वें नंबर में आती थी, अभी हम 4थे नंबर में आ गए। और साथ ही साथ हमारी जो क्रय क्षमता शक्ति के आधार पर जो GDP है उसमें हम 3रे नंबर पे हैं। और जो GST रिफॉर्म्स हुए अभी हाल ही में, उसने भारत में आर्थिक गतिविधियों को बहुत तेजी से बढ़ाया है। लोग बहुत प्रोत्साहित होकर ज्यादा से ज्यादा खरीदारी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं भारत की सकारात्मक दिशा में ले जा रहा है। अच्छा आशीष जी, अभी 2014 से लेकर अभी तक के जी भारत सरकार की जो कृषि नीति है इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था और वो स्वयं खेती करते थे, अपने प्रधानमंत्री आवास में भी थोड़ी सी खेती करते थे और स्वयं उपवास भी रखते थे। और उसी नीति को आगे बढ़ाते हुए माननीय स्वर्गीय प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जय जवान जय किसान जय विज्ञान जोड़ा। आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार उन तीनों को कंबाइन करके एक साथ चल रहे हैं और मैं उसका आपको उदाहरण दूंगा कैसे। भारत में जो कृषि व्यवस्था है उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक योजना चलाई, प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि किसान, प्रधानमंत्री किसान करके बोलते हैं, जिसमें 6,000 प्रति किसान परिवार को दिया जाता है। इसके साथ साथ अब इससे क्या होता है कि जहां पहले किसानों को 1 भी रुपए नहीं मिलते थे सरकार के रूप से अलग से, वहां पे अब किसानों को 6,000 रुपए की एक राशि मिलने लगी साल भर में। उस 6,000 का वो अपने कृषि कार्य का उन्नयन करने के लिए या अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए या फिर अपने घर में त्योहारों में अपने बच्चों के लिए कुछ वस्त्र खरीदने के लिए, ठीक है, कुछ परिधान खरीदने के लिए उसमें उपयोग कर सकते हैं। दूसरी चीज, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आप देखें, पहले किसानों की फसल पाला पड़ने से, बाढ़ आ जाने से, अत्यधिक ओलावृष्टि हो जाने से, सूखा पड़ जाने से नष्ट हो जाती थी, जो अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कवर हो गई। इसके साथ ही साथ MSP अगर देखें, MSP को 1.5 गुना बढ़ा दिया गया है, जिससे उनको अब जो फसल का दाम है वो ज्यादा मिलने लगा। अब मैं एक चीज और बताऊं, जो मैंने बोला जय विज्ञान, तो जय विज्ञान इसमें कैसे जुड़ा? प्रधानमंत्री जी ने माइक्रो इरिगेशन सिस्टम लाया देश में, उसकी जो इजराइल की तकनीक है, उससे क्या हुआ, पानी की बचत होने लगी। कम, जैसे बोला जाता है, कम जल पे ज्यादा सिंचाई, मतलब प्रति बूंद ज्यादा सिंचाई। तो उसमें स्प्रिंकलर सिंचाई के माध्यम है। ड्रोन दीदी योजना लाएंगे, जिससे क्या होता है, ड्रोन के माध्यम से केमिकल का छिड़काव करना, किसी किसान है वो बीजों का छिड़काव करते हैं, पेस्टिसाइड का जो कीटनाशक है उनका छिड़काव करते हैं, खाद का छिड़काव करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं तकनीक का उपयोग है जो तकनीक विज्ञान के माध्यम से आई है। आशीष जी, लगता है आपको कि भारत सरकार से किसान खुश है? क्योंकि हम बात ये इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि किसान का कहना यह है कि भारत सरकार कही थी कि किसान की आय 2 गुना हो जाएगा, तो क्या लगता है कि आय 2 गुना हो गया है? अभी आपका बहुत अच्छा प्रश्न है।
एक ये एक सब्जेक्टिव मैटर है, ठीक है। मुझे लगता है सरकार ने जो पहल उठाए हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, चाहे वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो, हाल ही में एक योजना लाई है माननीय प्रधानमंत्री जी ने कि पीएम प्रणाम योजना लाया, और उन्होंने साथ ही साथ देश भर में जो पुराने उर्वरक संयंत्र थे जो बंद पड़े हुए थे, चाहे गोरखपुर का हो, चाहे अभी हाल ही में नामरूप असम में नया फर्टिलाइजर सेंटर ओपन किया गया है, तो ये कहीं ना कहीं किसानों की आय को बढ़ाने के उद्देश्य से ही बनाए जा रहे हैं। क्योंकि आप देखोगे पहले ऐसा समाचारों में आता था कि किसानों के पास खाद की कमी है, उसकी वजह से वो अपनी पैदावार नहीं बढ़ा पा रहे हैं। जब तक किसान की पैदावार नहीं बढ़ेगी तब तक उसके अतिरिक्त आय कैसे आएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी या जो भी सरकार है, हमारी मोदी सरकार जो है, इन्होंने ऐसे इस दिशा में बहुत ढेर सारे कदम उठा रहे हैं जो कि किसानों की आय को बढ़ाने में सहायक होंगे। अभी एक चीज और है कि आप देखोगे कि भारत में एक नई पद्धति स्टार्ट हुई है, उसमें क्या है कि मिक्स एग्रीकल्चर, मतलब मिक्स फार्मिंग बोलते हैं उसको। मिक्स फार्मिंग में ये होता है कि साथ में वहाँ पे खेती भी की जा रही है, वहीं पे दुग्ध पालन भी किया जा रहा है, कुछ लोग उसमें कुक्कुट पालन, मुर्गी पालन जिसे बोलते हैं, बतख मुर्गी, ठीक है। तो इन सब चीजों का सम्मिलित रूप से क्या है कि अब आय बढ़ाने के स्रोत और डाइवर्सिफाई किया जा रहा है ताकि लोगों की आय बढ़ सके। अभी कितनी बड़ी है इसके बारे में मेरे पास कोई डाटा नहीं है, ये तो कृषि मंत्रालय का वेबसाइट देख के ही पता चल पाएगा कि कितनी आय बढ़ सकी है। आशीष एक जी, चीज और मैं जोड़ना चाहूंगा, मैं क्षमा चाहूंगा, इसमें जो जैम आई थी, जन धन योजना जो आई थी, जन धन योजना, और जैम में क्या था, जैम और आधार और मोबाइल, इन तीनों ने मिल के कहीं ना कहीं जो किसानों को जो सब्सिडी जाती थी, जो पहले चोरी होती थी, लीकेज होता था उसका, पहले 1 रुपये यहाँ से चलता था, राजीव गांधी जी ने बोला था, तो वो किसान तक पहुंचते पहुंचते या जनता तक पहुंचते पहुंचते 10 पैसा 15 पैसा बचता था। अभी 1 रुपये का 1 रुपये पहुंचता है, तो मतलब क्या लीकेज बंद हो गई है। तो मुझे लगता है अभी सरकार ने जो ट्रांसपेरेंसी लाई है उससे काफी हद तक किसानों की आय में और उनके कल्याण में वृद्धि तो हुई है, मुझे इतना अनुमान है, ऐसा लगता है। आशीष जी, भारत में 2 संगठन हैं जी एक कम्युनिस्ट और एक आरएसएस। जी, अब इस दोनों को किस तरह देखते हैं? ये आपने एकदम राजनीतिक प्रश्न पूछा है। देखिए, जितना मैं जानता हूं, क्योंकि मैं गैर राजनीतिक व्यक्ति हूं, मेरा कोई राजनीति से कोई दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। जो कम्युनिस्ट है और जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, ये दोनों संगठन एक राजनीतिक दबाव समूह है, और ये दोनों संगठन जो हैं भारत में अभी अपने शताब्दी वर्ष का उत्सव मना रहे हैं। दोनों की स्थापना के 100 वर्ष एक साथ पूरे हो रहे हैं, ये दिलचस्प बात है। लेकिन अगर आपको मैं बताऊं कि आप देखो कि कम्युनिस्ट सांसद कितने हैं देश में, तो आप उंगलियों में गिनना चाहोगे तो आपको नाम नहीं याद आएंगे। मैं फिर भी आपको बता दूं, लगभग 8 या 10 कम्युनिस्ट के सांसद हैं। अब वही भाजपा या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबंधित पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, ऐसा बोला जाता है, मुझे नहीं पता, मतलब क्योंकि मैं उसका औपचारिक प्रवक्ता नहीं हूं। तो अगर उसके देखा जाए तो उसके 240 सांसद 2024 में जीत के आए, और उनकी सरकार है, लगभग 19 से ज्यादा राज्यों में उनकी और उनके संगठन गठबंधन की सरकारें हैं। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि जनता ने कम्युनिस्टों की बजाय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को ज्यादा स्वीकार किया है, और आज के जो समय में, आज के जो परिप्रेक्ष्य में, वो अभी भी बहुत ज्यादा प्रासंगिक दिख रहे हैं जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। और इसके पीछे जो वजह हो सकती है उनकी कार्यप्रणाली हो सकती है, कम्युनिस्टों की कार्यप्रणाली में कुछ कमियां होंगी जिसकी वजह से जनता उनको अभी आगे नहीं लेके आई है। अब ये तो उनका विषय है, वो अपने को कैसे सुधार सकते हैं, कैसे बेहतर कर सकते हैं, ये उनका विषय हो सकता है। लेकिन लोगों में एक परसेप्शन ये भी है कि कम्युनिस्ट जो है वो मजदूर वर्ग के लिए, छात्रों के लिए, किसानों के लिए बहुत लड़ाई करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपका प्रश्न बिल्कुल जायज है। मुझे लगता है इसका जो सही उत्तर है ना, ये उनके संरचनात्मक संगठन की कमी का हो सकता है, या उनके उन उद्देश्यों की क्रियान्वयन की कमी का हो सकता है कि जिसको लेके, जिन मुद्दों को लेके वो जमीन पर उतरते हैं, लेकिन मुद्दे आप अच्छे लेके उतरते हैं, उसके बावजूद जनता आपको स्वीकार नहीं कर रही है। जब आप राजनीतिक रूप से जाते हो उनके पास, तो जनता आपको स्वीकार नहीं कर रही है, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपकी अपनी कमी हो सकती है, जिसको आप स्वयं सुधार सकते हो। इसको मुझे लगता है कोई दूसरा संगठन नहीं सुधार सकता है, ये उनकी अपनी आंतरिक वो हो सकती है, मतलब इसका आंतरिक विषय माना जाता है। संघ अपने शताब्दी वर्ष पर भारत के उनके नगर हैं, जी जी, हर संघ की दृष्टि से जो नगर होते हैं, हर नगर में हिंदू सम्मेलन हो रहा है। अच्छा अच्छा, भारत में सरकार है भाजपा का जी, फिर भी हिंदू सम्मेलन कराने का कारण क्या है? देखिए,
संघ जो है मुझे लगता है कि जितना मैं जानता हूँ, संघ क्या है कि एक राजनीतिक दबाव समूह है, और एक राजनीतिक दबाव समूह अपनी नीतियों को मनाने के लिए अनुनय विनय तो करता ही करता है, साथ ही साथ वो अपने लोगों को एकत्रित संगठित करता है। जहां तक मुझे पता है कि संघ का जो मूल उद्देश्य है कि वो पूरे देश को एक हिंदू समाज की तरह देखते हैं। यहाँ के जितने लोग हैं सबको हिंदू मानते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, उन सबको हिंदू मानते हैं, क्योंकि उनको मानना है कि क्योंकि बाकी अन्य धर्म बाद में आए हैं, सब पहले तो हिंदू ही थे, बाद में कोई धर्मांतरित हुआ है वो अलग विषय है, पर इस दृष्टि से वो सभी हिंदू हैं। तो उनका मानना है कि हिंदू सभी संगठित हो, एकजुट हो, और अपने हितों की रक्षा के लिए और अपने विकास के लिए अपनी आवाज को मजबूती से रख सके। इसलिए मुझे लगता है शायद उनका उद्देश्य हो हिंदू सम्मेलन कराने का, तो इस दिशा में वो अपना कार्य कर रहे हैं, और मुझे लगता है इसमें कोई बुराई नहीं है। बाकी हर संगठन अपने अपने कार्य करते हैं। आप देखोगे क्रिश्चियन के सम्मेलन होते रहते हैं, मुस्लिम के सम्मेलन होते रहते हैं, आप देखोगे जमात वगैरह होती रहती है। तो अगर हिंदू सम्मेलन करा रहा है कोई संगठन तो उसमें कोई गलत चीज नहीं है, क्योंकि धार्मिक स्वतंत्रता तो हमारा संवैधानिक अधिकार है। बिल्कुल बिल्कुल। आशीष जी, हम आपसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर भी कुछ बात करेंगे। जी। ठीक है, अभी ईरान में जो संघर्ष चल रहा है जी, इस पर अपना क्या विचार रखना चाहते हैं? देखिए रोहित जी, ईरान एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है। ईरान के बारे में भाई साहब ऐसा है रोहित जी कि 1979 से पहले ईरान में बड़ी उदारता थी, समाज बहुत खुला था, खुलापन बहुत था वहाँ, और वहाँ पे बहुत माताएं बहनें भी प्रोफेसर बना करती थी, शिक्षिकाएं हुआ करती थी, डॉक्टर नर्स हुआ करते थे, पायलट हुआ करते थे। लेकिन वहाँ पे 1989 में क्या हुआ कि एक मुस्लिम क्रांति हुई, इस्लामिक क्रांति हुई, और आयतुल्ला जी हैं जो अभी वहाँ के आयतुल्ला खामनेई जी हैं जो वहाँ के प्रमुख मुस्लिम लीडर हैं, उन्होंने क्रांति करा के उसका नेतृत्व करके और पूरे देश को इस्लामिक राष्ट्र के रूप बना दिया। अभी विडंबना ये है कि वहाँ की मुस्लिम आबादी ही अपनी मुस्लिम सरकार के विरोध में ही आ गई है। आप देखिए, आप जिस व्यवस्था को आप लाए हैं उस व्यवस्था को वहाँ की जनता ही नहीं स्वीकार कर पा रही है। आप ऐसा मैंने ये देखा है, ज्यादातर मुस्लिम राष्ट्रों की ये समस्या आप देखोगे, विश्व का मानचित्र अगर आप उठाओ तो ज्यादातर मुस्लिम राष्ट्र ही ऐसे हैं जहां पे सबसे ज्यादा संघर्ष दिख रहे होंगे। आप चाहे सऊदी अरब की बात करें, चाहे इराक की बात करें, चाहे ईरान की बात करें, चाहे यमन की बात करें, लीबिया की बात करें, ट्यूनीशिया की बात करें, जितने भी ये राष्ट्र हैं, इथोपिया हो, जहां भी मुस्लिम देश हैं वहां पे ज्यादा अस्थिरता दिखाई देती है। तो मुझे लगता है कि ये उन्हें सोचना होगा कि उन्हें किस तरह से सहिष्णुता और शांति के बारे में सोचना चाहिए। अच्छा आशीष जी, यूएई जी के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद जी नहयान की भारत यात्रा को अब वर्तमान समय में कैसे देखते हैं? मुझे लगता है बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि जो हमारी सरकार है वो हिंदूवादी सरकार है, ऐसा परसेप्शन है कुछ लोगों में। लेकिन भारत के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं श्री मोदी जी, तो ये भारत के एकमात्र ऐसे नेता है जिन्हें दुनिया के सभी देशों ने, ज्यादातर देशों ने अपने सर्वश्रेष्ठ सम्मान से पुरस्कृत किया है। और इसमें जो खाड़ी के देश है, जो अरब देश हैं, चाहे यूएई हो, चाहे ये सऊदी अरब हो, जो मुसलमानों के सबसे प्रमुख राष्ट्र हैं, ये सब ने अपने देश का सर्वोत्कृष्ट सम्मान जो है नरेंद्र मोदी को दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी जो धार्मिक सहिष्णुता की भावना है, जो हमारे देश का एक पुराना कहा गया है कि वसुधैव कुटुंबकम, हम सभी को अपना मानते हैं, अपना परिवार मानते हैं। तो जो अभी यात्रा हो रही है, यूएई के राष्ट्रपति जी जो भारत में आए हैं, तो उन्होंने जो द्विपक्षीय समझौते किए हैं उसमें उन्होंने पहले क्या थे, भारत के और उनके जो व्यापार होते थे वो लगभग $100 बिलियन के थे अभी तक के। इसका उन्होंने लक्ष्य रखा है कि हम 2032 तक उसको $200 बिलियन कर देंगे। आप सोचिए, आज 2026 है, अगले 6 वर्षों में उसको डबल करने चाह रहे हैं। जो हम लगभग 70-80 साल में, भारत की आजादी को लगभग 79 ईयर्स हो रहे हैं, तो हम उसको अभी तक कितना रखे हैं, सिर्फ $100 बिलियन ला पाए। अभी उसको वो सिर्फ 6 सालों में $200 करना चाह रहे हैं, $200 बिलियन। ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, आबू धाबी में आप देखोगे एक मंदिर बना है अभी, स्वामी नारायण ट्रस्ट का पहला इस्लामिक कंट्री है जहां भारत का मंदिर बन रहा है हिंदू के। ये स्वीकार्यता दिखाती है, ये वहां की सरकार की उदारता भी दिखाती है। आप देखिए वहीं पास में ईरान है जहां पे कट्टरपंथी हैं, और वहां पे कट्टरपंथ के कारण वहां की सरकार के खिलाफ वहां के लोग ही हैं। लेकिन यूएई की मैं तारीफ करना चाहूंगा कि यूएई में क्या है कि वहां धार्मिक सहिष्णुता की भावना वहां के नेतृत्व में है। इसीलिए आप देखोगे जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं, खाड़ी के देश हैं, उनमें सर्वाधिक अगर संपन्नता देखोगे तो यूएई एक संपन्न राष्ट्र के रूप में है।
ये इजराइल और फिलिस्तीन के जो संबंध है जी। उसमें भारत का दृष्टिकोण क्या है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा आपने, क्योंकि बहुत से लोग संविधान की लोकसभा की सदस्यता लेते समय फिलिस्तीन का नारा लगा रहे थे। नारा लगाते हैं। जी, तो अभी ऐसी चीजें होती है कि भारत के संदर्भ में हिंदुओं के साथ कहीं कुछ होता है तो उस पर नहीं लेते नारे, लेकिन कहीं ऐसा होता है तो ये मुस्लिम तुष्टीकरण की बात है। पर खैर, भारत का जो दृष्टिकोण है, भारत जो है भाई साहब वो डी हाइफिनेशन की थ्योरी पे काम करता है। डी हाइफिनेशन की थ्योरी का मतलब कि आप और हम, आप हो गए, मान लीजिए अगर आप इजराइल है और ये कुर्सी जो है फिलिस्तीन की है, तो ये दोनों के बीच में हम भारत अपना अलग अलग रिश्ता रखेगा। आपके साथ हमारे संबंध अलग है, हमारा और फिलिस्तीन के साथ संबंध अलग है। इसको बोलते हैं डी हाइफिनेशन थ्योरी। हम एक दृष्टि से दोनों को नहीं देखते। हमारे संबंध आपके आधार पे अलग है, इनके आधार पे अलग है। और भारत जो है हर प्रकार के आतंकवाद का, मुझे लगता है हर प्रकार के आतंकवाद का, हर प्रकार की गैर कानूनी गतिविधि का भारत पुरजोर विरोध करता है और न कभी समर्थन किया है न कभी करेगा। भारत शांति का समर्थन करता है, समृद्धि का समर्थन करता है, विकास का संवर्धन करता है। ठीक है, तो भारत की नीति ये डी हाइफिनेशन की नीति है दोनों के देश, दोनों इजराइल और फिलिस्तीन के संदर्भ में। आशीष जी, देश के प्रधानमंत्री जी मोदी जी हाल ही में स्वाभिमान पर्व का शुभारंभ किए, ये सोमनाथ मंदिर से। जी, तो आप इस पर्व के बारे में हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका कि आज आपने एक धार्मिक प्रश्न भी बहुत अच्छा जोड़ा। जो भारत में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जा रहा है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसकी शुरुआत गुजरात के जो पाटन प्रभास क्षेत्र है सोमनाथ तट पे, वहाँ पे जो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है वहाँ से इस पर्व की शुरुआत की। क्यों किया? वर्ष 1026 ईसा में वहाँ पे मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण किया था। ठीक है, और उस आक्रमण में उन्होंने उस मंदिर को दो उद्देश्य से किया आक्रमण। पहला उद्देश्य था कि हमारे जो देश की धार्मिक भावना है उसको ठेस पहुंचाया जाए, साथ ही साथ दूसरा उस मंदिर पे जो भी धन है या फिर जो भी वहाँ का वैभव है उसे लूट करके भारत के अपना विजय अभियान चलाया जाए, भारत में और ऐसे लूट की घटनाओं को अंजाम दिया जाए। इन दो उद्देश्यों के आधार पे उन्होंने जो गजनी आया था उसने भारत पे सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण किया। और उस आक्रमण के आज वर्ष 2026 में लगभग 1000 वर्ष बीत रहे हैं। इसकी जो गाथा है इसको जन जन तक पहुंचाना, और हम उसके बावजूद उन जो आक्रांता थे जो हमारी संस्कृति को मिटाने का अवसर प्रयास किए, उसके बावजूद वो हमारी संस्कृति नहीं मिटा पाए, ये उस स्वाभिमान का गर्व है, इसीलिए उस पर्व को मनाया जा रहा है। दूसरी चीज मैं इसमें और जोड़ना चाहूंगा, उस मंदिर पे बहुत लोगों ने कार्य किया, चालुक्य वंश के राजा हों, ठीक है, उन्होंने समय समय पर उसका जीर्णोद्धार कराया। देवी अहिल्याबाई होलकर जो इंदौर की एक शासकिया थी, उन्होंने उसका बहुत बेहतरीन तरीके से भव्य जीर्णोद्धार कराया और वहाँ एक अन्न क्षेत्र बनवाया और वहाँ के पुजारियों को आर्थिक मदद भी दी ताकि मंदिर की विरासत बची रहे, क्योंकि विरासत भी और विकास भी जरूरी है। और अभी उसके बाद 1950 में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के प्रयासों से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हमारे प्रथम राष्ट्रपति वहाँ जाके सोमनाथ जी का प्राण प्रतिष्ठा करके पुनर्स्थापना की और उसका शुभारंभ किया। और अब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 1000 वर्ष जो ये दुर्दांत आक्रांता आए थे जो भारत में हमारी सभ्यता को तहस नहस करना चाहते थे, वो नहीं कर पाए, और हमारे आज मोदी जी उसको बहुत अच्छे से हमारी सभ्यता को और अच्छा बना रहे हैं। और जितनी भी नकारात्मक चीजें हैं उसको दूर करके भारत, चाहे आप राम मंदिर देखें, राम मंदिर का इतना वैभव समृद्धशाली बनाया गया, तो ये कहीं ना कहीं हमारी भारत की जो सरकार है उसके सकारात्मक दृष्टिकोण है कि सबका साथ सबका विकास, और सभ्यता भी, विरासत भी और विकास भी। आशीष जी, समाज में, अपने देश में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ये बोल रहे हैं कि हमने प्रधानमंत्री चुना है कि पुजारी चुना है। कभी ये मंदिर, कभी वो मंदिर, कभी डमरू बजाते नजर आते हैं, कभी पूजा करते नजर आते हैं। जी, उन लोगों के लिए आपका क्या कहना है? हाँ, देखिए, मुझे लगता है ये प्रधानमंत्री जी का जो कार्यशैली का जो कार्यशैली है, इसमें कहीं भी ऐसा कुछ भी नहीं है कि कहीं संविधान में ऐसा लिखा है कि हमारे प्रधानमंत्री अपनी पूजा नहीं कर सकते हैं, अपनी अर्चना नहीं कर सकते हैं। ये उनका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है। और वो जनहित में, ऐसा नहीं कि वो सरकार के पैसे से किया जा रहा है कार्य, ठीक है, वो कार्य जो भी है वो सरकार के पैसे नहीं, वो जनता के हित के लिए कार्य किया जा रहा है। और दूसरी चीज ये है कि
ये धार्मिक जो विषय है वो व्यक्तिगत विषय तो है ही है, लेकिन अगर हम देखें भारत में लगभग 80% से अधिक आबादी जो है वो हिंदू आबादी है, ठीक है। और उसके बावजूद भी हिंदू ही हिंदू को प्रश्नवाचक चिन्ह से देखता है। आप देखिए, मुस्लिम सिर्फ मुस्लिम है, क्रिश्चियन या ईसाई सिर्फ क्रिश्चियन है, लेकिन हिंदू सेक्युलर है। वो हिंदू हिंदू नहीं है, वो हिंदू सेक्युलर है। मतलब ये, आप पूजा कर रहे हैं तो दूसरा हिंदू ही आपको बोलेगा ये ज्यादा चंदन लगाता है, ये ज्यादा वो पंडित जी बनता है। आप भी सही लगा। तो ये थोड़ा, हम हिंदू को इस तरीके से क्यों देखते हैं, हिंदू को हिंदू के तरीके से क्यों नहीं देखते हैं? हम हिंदू को सेक्युलर, ये हमारा दृष्टिकोण था ही नहीं। सेक्युलर क्या है ये सब, ये मुझे लगता है फर्जी के शब्द है। तो सही मायने में तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी जो भी कार्य कर रहे हैं और जनता उसको स्वीकार कर रही है। जनता अगर स्वीकार नहीं करती तो चीजें खारिज हो जाती। आज माननीय प्रधानमंत्री जी तीसरे टर्म के प्रधानमंत्री हैं और भारत में नहीं विश्व में उनकी स्वीकार्यता है। आशीष जी, उदयनिधि स्टालिन जी, तमिलनाडु सरकार में मंत्री और डीएमके के नेता एक सार्वजनिक कार्यक्रम में सनातन धर्म की तुलना डेंगू मलेरिया जैसे सामाजिक बुराइयों से की और कहा था कि इसे समाप्त किया जाना चाहिए। इस पे आपकी क्या राय है? हाँ, मुझे तो इस बात पे ये बहुत चिंता का विषय है पूरे भारत के समाज के लिए, हर समाज के लिए। आप एक धर्म को टारगेट करके बात कर रहे हैं और वो भी उस धर्म को। अब यही देखिए, स्वीकार्यता देखिए भारत की ये खूबसूरती भी है कि हम 80% आबादी होते हुए भी हमारे ऊपर एक टिप्पणी की जा रही है, वो भी एक हिंदू के द्वारा, उदयनिधि जी द्वारा, कि हम लोग क्या हैं कि डेंगू जैसी बीमारी से आप तुलना करें धर्म की, वो भी हिंदू धर्म की, जो सत्य सनातन धर्म है, ठीक है। ये एकदम निंदनीय है और मुझे लगता है इसको तो कोई व्यक्ति स्वीकार नहीं करना चाहिए। और ये मुझे लगता है ये उनकी विकृत मानसिकता है। जैसा कि उदयनिधि जी बोलते हैं कि वो काफी पढ़े लिखे, वेल एजुकेटेड हैं। अगर मुझे लगता है परिवारवाद नहीं होता तो आज उदयनिधि जी इस स्थान पे नहीं होते। और जिस तरह के उन्होंने शब्द बोला है हमारे सत्य सनातन धर्म के लिए, तो ये उन्हें तो पब्लिकली माफी मांगनी चाहिए इसके लिए। और मुझे नहीं लगता कि तमिलनाडु की जनता उनको इसके लिए माफ करेगी, और करना भी नहीं चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी। आप राजनीतिक व्यक्ति तो नहीं है, सामाजिक व्यक्ति हैं, लेकिन लगभग सवाल हमने आपसे राजनीतिक ही की और आपने सही जवाब, मैंने बेबाकी से आप अपने जवाब को दिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, अब हम लोग एक रैपिड फायर करेंगे। ठीक है। उसी राज्य है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, इसको आप किस तरह देखते हैं? बांग्लादेश में जो अभी सरकार है वर्तमान में, वो सरकार, देखिए अगर मैं बात करूं तो बांग्लादेश के बारे में, बांग्लादेश की जो मुक्ति संग्राम जो हुआ था उससे उपजा एक नया राष्ट्र है। और तब से लेके अभी तक बांग्लादेश कई आर्थिक सूचकांकों में बहुत आगे था, यहाँ तक कि वो भारत से भी आगे चलने लग गया था। कुछ संकेतों में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था वहाँ का। उसके पीछे वहाँ का नेतृत्व था, शेख मुजिबुर रहमान का नेतृत्व था, उनकी बेटी शेख हसीना जी का नेतृत्व था। इन सब ने, आज देखिए बांग्लादेश अभी तक, ये जब से वहाँ पे डिस्टरबेंस हुआ है उससे पूर्व तक बांग्लादेश एक बहुत बड़ा गंतव्य था। वहाँ से सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होते थे, कपड़ों का, वस्त्र उद्योग के मामले में बहुत आगे था वहाँ, और वहाँ के प्रति व्यक्ति आय भी काफी अच्छी थी। वर्तमान में जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, तो मैं तो ये कहूंगा कि संविधान में तो उनको प्रधानमंत्री हो ही नहीं सकते, वो संवैधानिक तौर पे वो प्रधानमंत्री है ही नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ के संविधान में अंतरिम प्रधानमंत्री की व्यवस्था ही नहीं है। अच्छा, वो तो एक बहुत लोगों को नहीं पता है। नहीं, वो, हाँ ये बात हो सकती है, लेकिन वो संविधान में जो वहाँ की व्यवस्था है, वहाँ पे अंतरिम प्रधानमंत्री पद की कोई व्यवस्था ही नहीं है। ये जो हमारे वहाँ बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री हैं यूनुस खान जी, ये तो बने हैं वहाँ के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पे कि भाई आप तब तक संभालो, क्योंकि वो खाली नहीं रख सकते उस पद को। क्योंकि आप देखिए वहाँ पे बच्चों, स्टूडेंट कौन है, तो बच्चे ही होते हैं, युवा बच्चे हैं, जिंजीज है, उनको भड़का के और वहाँ पे एक इतना बड़ा सत्ता के विरुद्ध प्रदर्शन कराएगा और सैन्य तख्त पलट हो गया वहाँ पे। और एक ऐसे व्यक्ति को ला दिया गया जो मात्र वहाँ के जो अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में हैं, लेकिन उनको जनता का मैंडेट नहीं प्राप्त है। अभी वहाँ चुनाव होना है, अब जनता किसको चुनती है किसको नहीं चुनती है ये जनता तय करेगी, ये वहाँ का विषय है। लेकिन मुझे लगता है वहाँ पे जो हिंदुओं के प्रति हिंसा हो रही है और उस पे हमारे देश के जो कहते हैं स्वयं को अल्पसंख्यक, वो हमारे देश के अल्पसंख्यक
बांग्लादेश में हो रहे हैं अल्पसंख्यकों पे अत्याचार पे वो एकदम चुप है। लेकिन यही चीजें अगर किसी मुस्लिम कंट्री में आप देखिए, अगर किसी मुसलमान के साथ कोई अत्याचार हो जाता है, कहीं भी हो जाता है, किसी अन्य देशों में, चाहे यूरोप में हो जाए, चाहे इजराइल में हो जाए, चाहे फिलिस्तीन में हो, कुछ भी हो, तो हमारे देश के मुसलमान उसको बहुत बुरी तरह से विरोध प्रदर्शन करते हैं, उसका विरोध करते हैं। लेकिन हमें यही तो दिखाना है कि हम लोग सब भाई भाई हैं। भारतीय बंधुत्व की जो भावना है, जब आप कहते हैं कि विविधता में एकता, वो है, अच्छी बात है, लेकिन वो एकता दिखनी भी चाहिए, दूसरे देशों को भी दिखनी चाहिए कि अगर किसी हिंदू के साथ अत्याचार किसी अन्य देश में हो रहा हो, वही मुस्लिम देश में हो जाए, तो हमारे यहाँ का मुस्लिम भी उसके पक्ष में खड़ा होना चाहिए कि नहीं, ये गलत चीज है, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार आप क्यों कर रहे हो। हम लोग भारत में रह रहे हैं, इतनी संपन्नता से रह रहे हैं, शांतिप्रियता से रह रहे हैं, हमारे ऊपर कभी कोई अत्याचार नहीं होता, हम इतने समृद्धि के साथ रह रहे हैं। लेकिन हमारे जैसे हमारे भाई बहन जो हिंदू हैं, वो अगर बांग्लादेश में रह रहे हैं और उसके ऊपर अगर कोई मुस्लिम अत्याचार कर रहे, देखिए आप कितनी दर्दनाक तरीके से उनको जिंदा जलाया गया। तो ये सब घटना निंदनीय है, मानवता के लिए भी निंदनीय है। ये मानव, अगर हम हिंदू मुस्लिम सब छोड़ दें तो एक मानवीय दृष्टिकोण से भी देखें तो ये गलत है। बांग्लादेश में जिस प्रकार से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है जी, आपको क्या आशा है भारत सरकार से? देखिए ये अंतर्राष्ट्रीय मामला है और इस पे भारत सरकार वहाँ के जो भी डिप्लोमेटिक चैनल हैं उसके माध्यम से निश्चय ही मुझे लगता है संपर्क में होगी और अपनी बात रख रही होगी मजबूती से। और जिस तरह से वहाँ पे ये विद्यार्थियों को आगे करके वहाँ पे जो सरकार का पक्ष पलट किया गया है, तो अब इससे भारत सरकार कुछ नहीं कह सकती क्योंकि ये उनका आंतरिक मामला है। लेकिन भारत जो हिंदुओं के हितों की बात है या जो अल्पसंख्यकों के हितों की बात है और जो मानवता के हितों की बात है, उसको भारत पुरजोर तरीके से वहाँ पे रख रहा होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी आपका। थैंक यू। हालांकि आप सामाजिक व्यक्ति हैं जी, राजनीतिक व्यक्ति तो है नहीं, लेकिन मेरा लगभग किसी राजनीतिक दल से कोई संबंध भी नहीं है, लेकिन हालांकि लगभग सवाल हमने आपसे राजनीतिक ही की और आपने बड़ी ही बेबाकी से जवाब दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। अब हम